अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट ज़फ़र ख़ान अनवीलिंग स्टार में आपके सामने हाज़िर है। हमेशा हमारी कोशिश होती है कि एक ऐसे स्टार को रोशनास कराया जाए, इंट्रोड्यूस कराया जाए, जिससे हम मुस्तफ़ीद हो सकें, जिनसे कुछ जान सकें और उनसे कुछ नॉलेज भी गेन कर सकें। आज की जो हमारी शख्सियत हैं, आज की जो हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, माशाल्लाह सर्टिफ़ाइड ट्रेनर। आज उनसे जानेंगे कि ट्रेनर तो हर दूसरा बंदा कहता है कि जी आई एम फिटनेस ट्रेनर, डेफिनेटली, बट व्हाट इज़ द सर्टिफाइड ट्रेनर। चलते हैं आज के हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट ज़हूर साहब के पास और उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह ठाक हैं? खैरियत से। आई एम सो सॉरी, मैंने आपका शॉर्ट टर्म ले लिया, ज़हूर और फैज़ान ज़हूर। जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत कैसी है आपकी? आई एम सो सॉरी, आज आपको वेट करना पड़ा, उसके लिए माज़रत है बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये बताइएगा कि आप फ़िटनेस सर्टिफ़ाइड फ़िटनेस ट्रेनर, आई एम राइट? यस, यस। ये सर्टिफ़ाइड क्या चीज़ होती है? क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट मेजॉरिटी के अंदर नहीं है। वो कहते हैं ट्रेनर तो बस ट्रेनर है ना यार, उसने ट्रेनिंग करा रहा है, दैट्स इट। बट व्हाट इज़ द सर्टिफ़ाइड ट्रेनर? सर्टिफ़ाइड ट्रेनर ये होता है कि देखिए एक शख़्स है, उसने जिम में जाके ट्रेनिंग करी, हुँ, 2 साल, 3 साल, 4 साल, उसके हुँ, बाद उसने अपना जिम स्टार्ट किया, किसी जिम में ट्रेनर लग गया वो। हुँ, तो जो उसने लर्निंग करी है किस तरह से एक्सरसाइज करनी है, तो वही हुँ, वो सिखा रहा है। लेकिन सर्टिफ़ाइड वो होता है जिसको ये पता होता है कि कौन से मसल की कौन सी एक्सरसाइज है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या है, मसल एंड्योरेंस क्या है, वेट लॉस हुँ, के लिए आपको क्या करना है, बॉडी टाइप कितनी तरह की है, ये सारी चीज़ें सर्टिफाइड ट्रेनर को पता होती हैं। उस ट्रेनिंग जो प्रोग्राम होता है उसके अंदर बताई जाती हैं कि आपने इस तरह से इस प्रोग्राम को करना है। हुँ, फिर उसी सब चीज़ों के बाद उसका एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है, जिसके बाद वो अपनी जॉब भी कर सकता है, अपनी ट्रेनिंग को मज़ीद बेहतर तरीके से कर सकता है। तो आम तौर पर जो लोग बेचारे इंग्लिश पढ़ने लिखना नहीं जानते, तो वो ये कोर्स करना भी चाहते तो कर नहीं पाते। हुँ। तो ये डिफरेंस है एक सर्टिफाइड ट्रेनर में और एक आम ट्रेनर में। एक तो एजुकेशन का हो गया। जी, दूसरा जो है, चलो ठीक है, पाकिस्तान से बाहर जो है हर जिम के लिए एक सर्टिफाइड ट्रेनर नेसेसरी है और उसका सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो एक डिग्री है कि हाँ जी, इसने ये सर्टिफिकेट लिया हुआ है, ये करा सकता है। लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ नेसेसरी नहीं है। पाकिस्तान से बाहर कोई भी जिम है, यूएई के अंदर ले लें, किसी भी कंट्री में ले लें, तो वहाँ पर सर्टिफिकेट के बगैर, एजुकेशन के बगैर या उसका ट्रेनिंग का है, ट्रेनर है, कुछ भी है, तो उसकी वैल्यू ज़ीरो है अगर उसके पास नहीं है। ठीक है, तो उसको कहीं भी वो जॉब वगैरह उस लिहाज से नहीं मिल सकती। लेकिन पाकिस्तान में बड़ा इजी होता है कि अगर कोई ट्रेनर है, उसने अपनी बॉडी को बिल्ड कर लिया और बॉडी बिल्डर बन गया, तो वो ट्रेनर बन गया, क्योंकि वो बॉडी बिल्डर जो है। क्या बॉडी बिल्डर और ट्रेनर, तो इसमें क्या डिफरेंस रह जाता है? देखिए हमारी इकोनॉमी जो है वो इतनी मजबूत नहीं है कि हम लोग 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख के, 8 लाख के कोर्सेज कर सकें। सही। तो यहाँ पर कुछ शॉर्ट कोर्सेज, कुछ वर्कशॉप कराए जाते हैं। हम्म, तो वहाँ भी फिर वही फुकदान आ जाते हैं एजुकेशन का कि एक शख्स ने कभी स्कूल ही नहीं गया या फिर थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, उसको हम्म, इंग्लिश समझ नहीं आती है, हम्म, तो वो कैसे कोर्सेज करेगा। हम्म, और किस अगर वो कोर्सेज नहीं करेगा तो मसल एनाटॉमी भी नहीं पता होंगी उसको। हम्म, जब वो नहीं पता होंगी तो उसको डाइट और दूसरी और चीज़ों के बारे में वो आगे बढ़ नहीं सकेगा। हम्म, तो यहाँ मामला सारा एजुकेशन का आता है कि हम्म, क्योंकि देखिए सारे लिटरेचर इंग्लिश के अंदर है। अब अमेरिका के अंदर कोई अगर ट्रेनर है तो उसके लिए तो बड़ा आसान है कोर्सेज करना। एक तो जो उसके इंस्टीट्यूट है वो भी सब वहीं है। नहीं, उसमें एक चीज़ ये आ जाती है कि यार वो अंग्रेज़ है, उसको तो अंग्रेज़ी आती है, वहाँ तो इंग्लिश बोल सकता है उनकी वो। तो मदर टंग है ना, वो देखें उनकी तो मादरी ज़बान है वो। वो तो हमारे उनके लिए ऊपर एक आसान है। बैठा हुआ है ना, कि जी वो देखो वहाँ का बच्चा जो है ना, बच्चा बच्चा अंग्रेज़ी बोलता है। तो हमने तो एक अंग्रेज़ी को अपने ऊपर ऐसे हावी कर लिया। जिस तरह अभी सही। थोड़ी देर पहले आपने बोला कि एजुकेशन की वजह से जो है डेफ़िनिटली वो सर्टिफ़िकेट नहीं ले सकता या कोर्स नहीं कर सकता। तो क्या उस कोर्स को उर्दू में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता? देखें अगर आप बात करें उर्दू में कन्वर्ट करने की तो वो कुछ तो हमारी मदर टंग है ना। हाँ, कुछ अगर हम चीज़ें। एक अंग्रेज़ के लिए या उसके बच्चों के लिए कह रहे हैं कि उनका बच्चा बच्चा अंग्रेज़ी बोलता है, जी, जी। तो उनकी मदर टंग है। तो हमारी मदर टंग भी तो तो कंट्री वाइड जो है वो हमारी जी, उर्दू है। इसके हम लिए उसको प्रीफर क्यों नहीं कर रहे? इसके लिए पाकिस्तान में कुछ कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे कायम होंगे जो उसके कोर्स को डिज़ाइन करेंगे उर्दू में, फिर उसके कोर्सेज़ करवाए जाएँगे। तो जब तक कुछ इसमें जो प्रोफ़ेशनल, जो सीनियर हमारे उस्ताद या सीनियर कोई प्रोफ़ेशनल ट्रेनर या जो हम्म, हमारे जो सरकारी सतह पे जो लोग हैं हम्म, स्पोर्ट्स के अंदर, उसको इस चीज़ों में आगे आना पड़ेगा कि वो उर्दू में उस कोर्स को डिज़ाइन करें, ताकि वो लोग भी ये कोर्स कर सकें जो लोग एजुकेशन में इतने आगे नहीं हैं, जो इंग्लिश हम्म, समझ नहीं सकते, क्योंकि लिटरेचर तो सारे इंग्लिश के अंदर है, सब हम्म। कुछ इंग्लिश के अंदर है। जब उर्दू में होगा तो उनके लिए भी आसान होगा, फिर उसकी कॉस्ट भी इतनी कम रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर सकें। फैज़ान भी अब तो इतना इजी हो गया यार, वो जो भी लिटरेचर है ना, उसको उठाओ गूगल पे डालो,
और लिखो ट्रांसलेट इन उर्दू, टक करके हमें उर्दू में मिल जाता है। ऐसा ही पेज वाइज सिलेक्ट करो, प्रिंट निकाल दो, उर्दू में बन गया। ऐसा अब ही तो गूगल ने इतना इजी कर दिया कि पूरी दुनिया को समेट के जो है वो हमारी मुट्ठी में ले आया। बहुत आसान कर दिया, लेकिन कुछ बेचारे लोग हैं वो उसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, ये तो मामला भी है आपके ख्याल में जो हमारे यहाँ सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, जी। इनका रजिस्टर्ड होना जिम के अंदर नेसेसरी सर्टिफाइड ट्रेनर का होना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्या जिम से रिलेटेड, चूँकि आपकी एजुकेशन भी जिम से रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड है, एज ए ट्रेनर हैं और सर्टिफिकेशन भी की हुई है, एजुकेशन भी आपने हासिल की है, मैं ये पूछना चाहूँगा क्या पाकिस्तान के अंदर ये नेसेसरी है कि सर्टिफाइड ट्रेनर होना चाहिए देखिए, अगर किसी आप एज़ पर लॉ या एज़ पर SOP? नहीं, एज पर लो, एज पर एसओपीस तो ऐसा नहीं है, ठीक है। नहीं है। यहाँ तक कि अब एसओपीस क्या होती हैं जिम की, जिम के अंदर एक जो मेंबर होता है उसकी एसओपीस क्या है कि वो जॉगर्स में आए, वो ट्रैक सूट के अंदर आए, जी वो अपना जिम बैग हो, उसकी पानी की बोतल हो, जी, वो सैनिटाइजर यूज़ करे, टॉवल यूज़ करे, ये सारी चीज़ यूज़ करे। ये तो SOPs है। देखिए, अगर कोई अच्छे एरिया के अंदर जिम बना हुआ है कोई, तो उसके अंदर तो ये चीज़ें फिर भी हो जाती हैं, लोग कर लेते हैं, करवा ली जाती हैं। लेकिन अगर लोकल एरियाज़ की बात की जाए कि जहाँ पर बहुत ही कम फीस है, तो वहाँ पर ये इम्प्लीमेंट करवाना भी मुश्किल है और करना भी मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर फीस इतनी कम है। तो हमें गवर्नमेंट को इसमें इनिशिएटिव ये लेना पड़ेगा कि देखें, एक उसका क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा कि आपका जिम का एसओपी ये है, मिनिमम इस एरिया का ये है, इस एरिया का ये है, तो उसके अंदर, और फिर रेजिडेंशियल एरिया के अंदर जिम बने होते हैं, सस्ते सस्ते जिम बने होते हैं, तो उसके अंदर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करवाना मुश्किल होता है। लेकिन जिम का खुलना, जिम का ओपन करना, दैट्स डेफिनेटली इट्स कमर्शियल। यस, कमर्शियल के लिए तो गवर्नमेंट का लॉ है ना पाकिस्तान के अंदर कि हाँ, अगर कोई चीज़ कमर्शियल खुल रही है तो उसमें उसका सर्टिफिकेट लेना, उसका डेफिनेटली एक NTN लेना, एक नेशनल टैक्स नंबर लेना, बाकी चीज़ें करना, गवर्नमेंट लॉ तो है कमर्शियल के लिहाज से। एक शॉप भी खुलती है तो वो शॉप क्यों खुली, उस पर भी कमिश्नर एक्शन ले सकता है कि शॉप के SOP को पूरा कर रहा है गवर्नमेंट की या नहीं कर रहा। लेकिन तो जिम कैसे खुल जाता है अब फिर? रेजिडेंशियल एरिया में भी जिम खुल जाता है, कैसे खुल जाता है? देखें, अब तक जिम के मामले में किसी ने इनिशिएटिव ऐसा लिया नहीं है। मैंने तो 19 ईयर्स के अंदर या उससे पहले भी मैंने जो देखा, कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं है किसी ने कि जिम के अंदर जाके कहा हो कि भाई इस जिम का जो ऑनर है उसके पास बिजनेस लाइसेंस है नहीं है, NTN नंबर नहीं है, ट्रेनर सर्टिफाइड है नहीं। आज तक कहीं ऐसा हुआ नहीं। होना चाहिए, ये बहुत बड़ा ज़रूरी ड्रॉबैक है। ज़रूरी है, क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं, बॉडी टाइप 3 तरह की है। जी अच्छा, अब हर बॉडी टाइप की डाइट और एक्सरसाइज अलग है। एक सिंपल सी बात है, जी एक आम बंदे को ये चीज़ पता ही नहीं है, कोई भी ट्रेनर या उस्ताद है कोई भी है, तो वो तो सबको एक जैसे चला रहा है। जी, तो कहानी तो यहीं से ख़राब है, बेसिक ही ख़राब है। ड्यू टू द एजुकेशन, ड्यू टू द एजुकेशन, ड्यू टू द नॉलेज, लैक ड्यू ऑफ टू द नॉलेज। नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज। वो छोटी छोटी बातें हैं। इसके लिए नॉलेज, अगर एजुकेशन ना भी हो, कोई सीखना चाहे तो आसानी से सीख सकता है। क्या रेशो है हमारे पास सर्टिफाइड ट्रेनर का? रेशो मेरे हिसाब से 2% है 100 में, हैं? 2% है। बाकी जगह सब ऐसे ही हैं? 98% ऐसे ही है। और जो 2% है उसमें से 0.00% है जो प्रोफेशनल लोग हैं। अल्लाह अकबर। और ये तो इसका मतलब है क्या हम हमारी जो आवाम है उसकी ज़िंदगियों से खेला जा रहा है? क्योंकि देखें, जिम है या फिटनेस है या कुछ भी है, यह है तो एक नाजुक एक मरहला इंसान का कि उसको आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं या उसकी बॉडी को बिल्ड कर रहे हैं, तो ये तो उसकी ज़िंदगी से एक्चुअली खेलने वाली बात है। अगर आप सर्टिफाइड नहीं है, अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपकी एजुकेशन नहीं है, तो आप कैसे उसकी बॉडी के साथ खेल सकते हैं कि जो मसल मर्जी है लगवा लो, जो ट्रेनिंग मर्जी है करवा लो, जो डाइट मर्जी है लिख के दे दो? ऐसा तो नहीं हो सकता। देखिए, शुरू से हमें एक चीज़ सिखाई गई है कि टीचर से सवाल नहीं करना है। ये चीज़ हमें सिखा दी गई, टीचर दिस से इज अ सवाल गुड नहीं करना क्वेश्चन है। कि टीचर से सवाल नहीं करना, स्कूलों वरना आप में, बदतमीज कॉलेज में कहलाओगे। बदतमीज कहलाओगे। तो वही चीज़ हमें जिम के अंदर हर जगह सिखा दी जाती है, ध्यान में हमारे बैठी हुई, कि सवाल नहीं करना है उस्ताद से। और ख़ास तौर से उस्ताद तो ज़्यादातर मेजोरिटी में देखें तो जो एज में बड़ा ही होता है, जी ठीक है, ज़्यादातर उसी को उस्ताद कहते हैं जो एक्सरसाइज छोड़ चुका है, बैठा हुआ है। तो अब लोग डरते हैं सवाल करने में कि यार हम 2 सवाल अपने पूछ लेंगे, उसका जवाब तो हम ये शायद दें या ना दें, तो उसके बाद जो हमें ये कहेंगे तो उसको वो कौन बर्दाश्त करेगा उन चीज़ों को। तो लोग डरते भी हैं थोड़ा। अच्छा, तो क्या उसमें उस्ताद का रिएक्शन आ जाता है अगर उससे हाँ, सवाल? रिएक्शन आता है। रिएक्शन में वो एक्सरसाइज हार्ड करा देगा, मसल्स वगैरह के लिए कोई वर्किंग ऐसी करवा देगा, देखिए, क्या वो करेगा? थ्योरी से हट के एक्सरसाइज करवाएगा। वो थ्योरी से हट के एक्सरसाइज करवाएगा, और वो एक्सरसाइज करवाएगा जिसका थ्योरी से, प्रैक्टिकल से कोई लेना देना नहीं है। उसमें वो बंदे को पनिशमेंट में आएगी, थका देगा, पनिशमेंट के लाएगी वो। और सामने वाले को लगेगा कि उस्ताद ने आज बहुत मज़ेदार एक्सरसाइज करवाई है,
अब उस हिसाब से सवाल नहीं करना है आगे। तो ये चीज़ गलत नहीं है? गलत है। तो इसके खिलाफ आवाज़ कौन उठाएगा? इसके खिलाफ देखें, इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए फिर मैं वही कहूँगा कि जो कोर्सेज का रेशियो है ना वो कैसे बढ़ेगा, जब उसकी कॉस्ट कम होगी। अब इंस्टीट्यूट सारे अमेरिका के अंदर हैं, यूरोप के अंदर हैं, 2 लाख 3 लाख 4 लाख, आप बताएं कैसे कोई कोर्स करेगा। अब शेप्स एक एकेडमी है, ट्रेनिंग एकेडमी, जहाँ पर फिर भी तकरीबन 40-50 हज़ार रुपये में तकरीबन कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। तो वहाँ पर फिर भी बेसिक नॉलेज दी जा रही है लोगों को कि इतना तो कम से कम एक ट्रेनर अफोर्ड कर ही लेता है, कोशिश करे सही है। तो कम से कम उन्होंने तो इनिशिएटिव एक लिया है इस काम में। बाकी और भी अगर इदारे आएंगे तो इसमें काम करेंगे तो फिर मज़ीद लोग एजुकेट हो सकेंगे और इस काम में थोड़ी आसानी होगी। अब जब आपने ये सर्टिफिकेट हासिल किया, इससे पहले भी आप ट्रेनिंग करवाते थे सर्टिफिकेट से पहले? असल में देखिए, मेरा जो, अगर मेरी बात करें तो मेरी तो थ्योरी शुरू से स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी पहले थ्योरी थी, उसके बाद मैं जिम गया था। ठीक है। तो मुझे तो 80-90% चीज़ें जो कोर्स में बताई गई थी वो पता थी। ठीक तो है। मेरा एज अ सर्टिफिकेट और कुछ चीज़ों को सीखने के लिए, मज़ीद सीखने के लिए गया था मैं। ठीक क्योंकि है, इंसान सारी ज़िंदगी सीखता रहता है। बिल्कुल ऐसे ही है, तो बिल्कुल ऐसे ही मज़ीद कुछ चीज़ें सीखनी थी, उसके लिए भी मैं गया था और उससे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि जो मैंने अब तक ज़िंदगी में सीखा उसका मुझे एक सर्टिफिकेट मिल गया। ओके, गुड दैट। तो इसमें क्या चीज़ें होती हैं, एक सर्टिफाइड ट्रेनर और एक जो विदाउट सर्टिफाइड ट्रेनर है, यानी कि एक एजुकेटेड और एक अनएजुकेटेड? देखिए मैं आपको बताऊँ, 3 तरह की एक्सरसाइज होती है। एक होती है एंड्योरेंस, एक होती है स्ट्रेंथ, ठीक है, और एक होती है हाइपरट्रॉफी। अच्छा, 3 तरह की बॉडी टाइप है, एक्टोमार्फ, मेसोमार्फ और एंडोमार्फ। अब तीनों की अलग अलग ट्रेनिंग है, ठीक है। अब जो सर्टिफाइड होगा, जिससे सीखा होगा, उसको पता होगा किसको कौन सी ट्रेनिंग करानी है। गुड दैट, गुड पॉइंट। यहीं तो स्टार्ट है। और जिसने नहीं सीखा होगा उसको नहीं पता होगा फैट में कितनी कैलोरी है, प्रोटीन में कितनी कैलोरी है, कार्ब में अगर कितनी कैलोरी व्यूअर्स के है। लिए ज़रा थोड़ा सा बॉडी टाइप्स और इन चीज़ों को थोड़ा सा डिफाइन कर दें तो। देखिए 3 तरह की बॉडी टाइप होती हैं। एक होती है एक्टोमार्फ। एक्टोमार्फ कौन सी बॉडी टाइप होती है? जिसमें लोग दुबले पतले और लंबे नजर आते हैं, स्किनी नजर आते हैं। उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, वो कितना भी खाते हैं ना वो मोटे नहीं हो पाते। उनका लगता है ऐसा खाना जो भी खाया वो ज़ाया हो गया। अक्सर आप सुनते होंगे कि 4 रोटी खाई, 3 रोटी खाई, वो ख़त्म हो गई, लग नहीं रही सेहत पे, वो एक्टोमार्फ बॉडी है। तो उन लोगों को एक्सरसाइज करनी होती है वेट ज़्यादा पे, 4 रैप, 6 रैप, 8 रैप पर। सेकेंड बॉडी टाइप है एंडोमार्फ। एंडोमार्फ बॉडी टाइप वो होती है जो नीचे से उनका वेट ज़्यादा होता है, जैसे उनके हिप ज़्यादा होंगे, थाइस ज़्यादा होगी, उनका बेली ज़्यादा होगा, ऊपर से कम होंगे, वो बॉडी एक शेप में नहीं होगी। वो ज़्यादा खाते हैं तो मोटे हो जाते हैं, कम खाते हैं तो बेशेप हो जाते हैं, उनकी बॉडी एक प्रॉपर शेप में नहीं होती, उनका मेटाबॉलिज्म भी स्लो होता है। तो उनको चाहिए कि वो फैट वाली चीज़ें कम खाएं और उनकी ट्रेनिंग होगी तकरीबन 14 से 20 रैप के दरमियान, 14 to 20 रैप के दरमियान। अच्छा, तीसरी बॉडी टाइप है आपकी मेसोमार्फ। मेसोमार्फ बॉडी टाइप बड़ी अच्छी टाइप होती है। इसमें आप अगर फैट खाएंगे तो मोटे होंगे, प्रोटीन खाएंगे तो नॉर्मल रहेंगे, कम खाएंगे तो उसमें आपकी ये है कि सेहत कम होगी। मतलब इसमें अपने आप को जैसे चाहे ढाल सकते हैं। तो दुनिया में ज़रा तादाद जो है मेसोमार्फ बॉडी टाइप की है, और एक्टोमार्फ जो इसकी तादाद है वो बहुत ही कम है, और एंडोमार्फ की तादाद भी तकरीबन है लेकिन वो इतनी नहीं है, मेसोमार्फ बहुत ज़्यादा है। गुड दैट, गुड नॉलेज माशाल्लाह। ये तो व्यूअर्स को पता चल गया कि हाँ, एक सर्टिफाइड ट्रेनर आज जो है सीट पे विराजमान है और वो नॉलेज जो है वो गेन कर रहे हैं, और ये एक अच्छी चीज़ है। अगर यही नॉलेज हमारे बाकी ट्रेनर्स के पास हो तो उसी हिसाब से उसकी ट्रेनिंग भी करवा सकते हैं, उसी हिसाब से देख भी सकते हैं। वरना क्या होता है कि यार ठीक है, जिस तरह से आपने बॉडी टाइप बताई कि लंबा पतला सा है और दुबला पतला है, तो उसको क्या कहते हैं जो अनएजुकेटेड ट्रेनर है कि जी आलू खाए? नहीं, आलू खाएं उबाल के। हाँ, वो जिसे दुबला पतला बनता होगा तो उसको फैट वाली चीज़ ज़्यादा चाहिए होंगी, कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ ज़्यादा चाहिए होंगी, क्योंकि उसकी बॉडी एब्जॉर्ब ज़्यादा कर रही होगी। उसमें क्वांटिटी तो नहीं बताते ना उसको। हाँ, क्वांटिटी उसके लिए तो एजुकेशन चाहिए ना भाई। उसके लिए भी एजुकेशन चाहिए। ठीक है, उनको क्वांटिटी तो नहीं बता रहे, हाँ यार आलू खा लो, शेक पी लो, ये कर लो, कब खाना है, कब पीना है, कितना खाना है, क्या खाना है, इस चीज़ के लिए तो डेफिनेटली सर्टिफिकेशन और एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। हमारी इकोनॉमी भी मैटर करती है। देखिए, अगर कोई इंसान जैसे यहाँ पर कोर्सेज करता है ना, 4-4, 3-3 लाख रुपए करके वो कोर्सेज करेगा, 3-4, तो वो अपनी फीस भी उसी हिसाब से चार्ज करेगा। वो 20,000 30,000 चार्ज करेगा। जो ये आपने डॉक्टर वाली एग्जांपल दे दी कि डॉक्टर जितना पढ़ लेगा और जितना ज़्यादा स्पेशलिस्ट हो जाएगा उतनी उसकी फ़ीस भी ज़्यादा हो जाएगी। इसमें फैज़ान भाई हम यहीं से वापस कंटिन्यू करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। व्यूअर्स, no need to go anywhere, stay with us, see you after the break.
वेलकम बैक नाजरीन। हमारा जो डिस्कशन है एक्चुअली उसका मकसद किसी को हर्ट करना नहीं है, उसका मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं है। मकसद ये है कि अवेयरनेस देना और आप लोगों की व्यूअर्स की आंखें खोलना ताकि उनके नॉलेज में आ सके कि हमें जिम के अंदर अगर हम जाते हैं तो हम उनसे पूछ तो सकें, क्वेश्चन तो कर सकें कि आपके पास जो ट्रेनर है वो एजुकेटेड है या नहीं है, आपके पास जो ट्रेनर है वो सर्टिफाइड है या नहीं है। फैज़ान भाई, क्या जिम के अंदर ट्रेनर का सर्टिफिकेट की कॉपी लगी हुई नहीं ज़रूरी होनी चाहिए? हमने अपने जिम के अंदर ट्रेनिंग की जो सर्टिफिकेट है उसकी कलर कॉपी लगाई हुई है फ्रेम करके, ज़बरदस्त। और वो होनी चाहिए ताकि जो आने वाला है उसको पता चले कि ये बंदा जो जिससे हम उसकी ट्रेनिंग ले रहे सेटिस्फेक्शन हो, हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, उसको कुछ पता भी है या नहीं है, पता भी है या नहीं है। और उसका जो एक कॉपी होती है वो उस इदारे में भी जमा होती है। गुड दैट। ये तो एक बहुत अच्छा एक पॉइंट आपने रेज किया है कि लेकिन ऐसा कब तक होगा? वो एक पहले एक चलता था ना कि मीडिया के अंदर, मूवीज़ के अंदर के जी जो पुराने पुराने हीरो थे तो वो जान नहीं छोड़ते थे, ठीक है? तो नए जो हीरो थे उनको स्क्रीन पे आने का मौका नहीं मिलता था। तो मेरे ख्याल में वही एक सिनेरियो चल रहा है जिम के अंदर कि जो पुराने पुराने ब्राजमान हैं, बड़ी बड़ी तोंदें लेके ट्रेनर्स बन के और बैठे हुए हैं कि जी हम उस वक्त के मिस्टर पाकिस्तान थे, उस वक्त के मिस्टर सिंध थे। भाई थे ना, अब तो नहीं हो ना। उस वक्त थे तो आप तो थे, लेकिन उसके ऊपर क्या आपकी कोई ट्रेनिंग थी? आप ट्रेनर थे क्या? आपकी कोई एजुकेशन थी कि आपने कोई सर्टिफिकेट हासिल किया था? क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट ये बैठ गया है कि जी जिसकी अपनी जो दिखता है बस यही है, बस अब यही करा सकता है, जिसकी फिजिक ऐसी है। हमारे पास एक्चुअली अवेयरनेस नहीं है। इस अवेयरनेस को हम ये अवेयरनेस कैसे देंगे लोगों को कि वो अपनी ज़िंदगी के साथ ना खेलें, वो किसी एजुकेटेड ट्रेनर के पास जाएं? देखिए, मैं आपको बताऊँ ट्रेनर किस तरह का होना चाहिए। ट्रेनर की ना तो सिर्फ बॉडी हो और एजुकेशन ना हो। सिर्फ एजुकेशन हो और उसकी बॉडी नहीं होगी तो भी ट्रेनर नहीं है वो। ओह वाओ, दोनों दिस इज़ द चीज़ें होना पॉइंट, ज़रूरी है। दिस इज़ द पॉइंट। उसकी बॉडी भी होनी चाहिए, उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर उसकी दोनों चीज़ें होंगी तो सामने वाला इंस्पायर अच्छा होगा। बिल्कुल सही। हमारे यहाँ देखिए, अगर एक चीज़ है ना, एक बंदा दुबला पतला था बिल्कुल ही, जिसने कभी ज़िंदगी में एक्सरसाइज करी या थोड़ी बहुत नहीं करी, और वो बंदा बहुत क्वालिफाइड है, उसने बहुत कोर्सेज करे, लेकिन लोगों को वो नहीं अपनी तरफ मुतासिर कर सका, कभी नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसको बताने के लिए उसके पास कुछ चीज़ें हैं नहीं। लेकिन वो नॉलेज के लिहाज से क्या एज ए अच्छा एजुकेटेड ट्रेनर तो है? एजुकेटेड ट्रेनर देखिए वो इंस्टीट्यूट की हद तक महदूद रहेगा, इंस्पायर नहीं कर पा रहा। वो इंस्टीट्यूट की हद तक तो महदूद रहेगा, हाँ। लेकिन वो प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। ओके। क्योंकि उसको चाहिए कि कम से कम इतनी बैलेंस बॉडी तो वो मेंटेन करे कि सामने वाले को लगे कि यार अगर इसने इतना किया है तो हमें इतना भी ये ले जा सकता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ होता है क्या है कि या तो ट्रेनर जो होते हैं वो बिल्कुल ही जीरो बॉडी होती है उनकी, अच्छा जिनकी बॉडी अच्छी होती है उनको नॉलेज नहीं होती। दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। बिल्कुल ताकि ऐसे ही। सामने वाला एक तो आपकी बॉडी देख के आपसे इंस्पायर होगा, फिर वो आपसे पूछेगा यार आपने बाइसेप किस तरह बनाया, आपने ट्राइसेप किस तरह बनाया, एब्स किस तरह बनाए। अच्छा, फिर वही चीज़ आप थ्योरी के जरिए उसको समझाओगे। तो दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर फैज़ान भी हमारा एक क्वेश्चन रेज हुआ था थोड़ी देर पहले कि जिस तरह से 3 टाइप की बॉडी है जी उस पर मसल्स एक्सरसाइज भी अलग अलग है। जी जी बिल्कुल। जब फैट कटेंगे तो वो भी अलग अलग है, सही। हर एक के लिहाज से अलग अलग है। सही। तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि अगर एक बंदे के ऊपर ट्रेनर ने अपना बाइसेप बनाया है, अपने ट्राइसेप बनाया, अपना चेस्ट बनाया, शोल्डर बनाया, कॉलर बनाया, कुछ भी किया, तो वही सेम जो है वो अपने स्टूडेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? नहीं, देखें हमारे पास कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनकी हम बॉडी टाइप देखते हैं ना, हम कहते हैं उनकी बॉडी फर्स्ट करें एंडोमार बॉडी टाइप है, हम कहते हैं आपकी बॉडी नहीं बन सकती विदाउट आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ किए, आपकी बॉडी बन नहीं सकती। वो कहाँ यूज़ करते हो, यूज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, हम उस तरफ नहीं आ रहे। हम उसको ये कहते हैं कि आपकी बॉडी नेचुरली नहीं बन सकती। आपकी बॉडी जो केले गॉड गिफ्टेड केले आपकी बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं है। आपकी बॉडी स्लिम बॉडी है। हाँ नहीं, एंडोमार बॉडी क्या होती है, वो थोड़ी केले आलू टाइप की, बल्कि अच्छा, बल्कि टाइप की है। हाँ, हम कहते हैं ऑलरेडी आपकी गोल बॉडी मटोल इसके है। लिए नहीं है। आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी, या फिर आपको 10-15 साल लगाने पड़ेंगे एक्सट्रीम मेहनत के साथ, या 5 साल भी लग सकते, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जल्दी नहीं हो सकता। अच्छा, एक्टोमार बॉडी टाइप होती है, उसमें भी टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन वो बन सकती है। तो ये जज करने के लिए आपको नॉलेज होगी। तो अच्छा, एक्टोमार जो बॉडी होती है ना, उसकी आप जब पढ़ते हैं ना, स्टडी करते हैं, उसमें शेप सामने होता है आपके, तो आप देख के जज कर लेते हैं इसकी बॉडी किस तरह की है। वो सामने आता है बंदा, उसकी स्किन बता देती है कि एंडोमार्फ है, मेसोमार्फ है, एक्टोमार्फ है। उसके स्किन का। अच्छा, क्या इसके इनके कोई टेस्ट भी होते हैं? मेडिकल टेस्ट भी हो सकते हैं? किस हवाले से? इसी हवाले से कि हाँ यार इसके ब्लड के अंदर, शुगर लेवल के अंदर, फैट के लिहाज से या बाकी चीज़ों के लिहाज से।
नहीं देखें, इस तरह की तो मशीन पाकिस्तान में लॉन्च हुई हैं, मतलब बाहर से लोगों ने रखी है अपने जिम में लाके, कि एक बंदा मशीन के ऊपर स्टैंड होता है, उसके बाद उसकी वो एज हाइट सब चीज़ें डालता है, तो उसकी ये फैट कितना है बॉडी में, ऑर्गन के ऊपर कितना फैट है, ब्लड, सारी चीज़ों का तो वो रिपोर्ट उसमें कैलकुलेशन आ कैलकुलेशन आ जाती जाती है, ठीक है। लेकिन ये नहीं कोई मशीन बता सकती कि इसकी बॉडी बिल्डिंग के लिए है नहीं, वो आपका प्रैक्टिकल थ्योरी ही बताएगी, वो मशीन प्रैक्टिकल नहीं थ्योरी बताएगी। बताएगी, एजुकेशन और हाँ, वो कोई प्रैक्टिकल आपका टेस्ट नहीं बताएगा। बताएगा वो। बिल्कुल सही है। तो उसमें जो है एजुकेशन और प्लस आपका प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। कितने अरसे से माशाल्लाह आप ये खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं? मैं तकरीबन, मुझे 19 साल एक्सरसाइज करते हुए हो गए, बाकी फील्ड में तकरीबन 17 साल से हूँ मैं, ट्रेनिंग जो माशाल्लाह, करवा रहा हूँ लोगों को। ट्रेनिंग 17 साल से कर रहे हैं। हाँ तकरीबन। तो 19 साल, 2 साल वो पहले वाले आप क्या करते थे? मतलब खुद ही अपनी एक्सरसाइज करते थे अच्छा, अपनी डायरेक्ट। एक्सरसाइज एज ए फिर स्टूडेंट कर रहे थे। हाँ, बस ऐसी एक्सरसाइज करते थे, फिर वो हम्म। इत्तफाकन फील्ड में आए और फिर करते करते अभी तक चल रहे हैं। तो क्यों इस फील्ड को क्यों चूज़ किया फील्ड को चूज तो एज ए ट्रेनर? असल में जब मैं जिम जाता था एक्सरसाइज करने के लिए, तो ये होता था हमारा, तो हर किसी का ये होता है कि टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है जिम में जाने के जी लिए। जी। अच्छा, हमारे घर के पास एक जिम था जहाँ पे उन्होंने कहा कि यार ये उस्ताद जो थे, उन्होंने बोला जिम थोड़ा तुम देख लो। तो हमने बोला यार जिम देखेंगे 5-6 घंटे, तो थोड़ा एक्सरसाइज के भी टाइम ज़्यादा मिल जाएगा। हम्म। तो इस बहाने जिम में लगे, तो फिर वो जिम के होके रह गए। कंटिन्यू वहीं रह गए। हाँ, बिल्कुल सही है। इसमें डाइट का कितना रोल है? देखें, डाइट का इतना रोल है कि हम्म। अगर आप जिम नहीं भी जाते हम्म। और आपकी डाइट 100% है ना, आप महीने का 2 किलो वजन कम कर रहे होंगे। डाइट का इतना रोल है। हर महीने 2 किलो कम हो हर जाएगा? महीने 2 किलो कम कर रहे होंगे क्या बगैर जिम उसमें जाए। आप अपनी डाइट को भी साथ साथ कम करते जाओगे हर महीने? नहीं, डाइट कम नहीं करनी है, आपने क्लीन डाइट खानी है। ओके। आपने कम और ज़्यादा नहीं करना है। मिसाल के तौर पर, अगर आप 2 मक्खन लगा के ब्रेड खा लेते हैं, ठीक है, उसके बदले अगर आप आधा किलो उबला हुआ गोश्त खाते हैं, तो आधा किलो उबला हुआ गोश्त आपको मोटा नहीं करेगा। ओके। आपने क्लीन डाइट खानी है। आपने जो ट्रांस फैट है उसको छोड़ देना है। ट्रांस फैट क्या है? केक, पेस्ट्री, बेकरी फूड, इस तरह की जिसमें केमिकल ज़्यादा ऐड हुए होते हैं, जिसको ख़राब कर दिया था, कि केक, पेस्ट्री, ये बिस्किट है, हम्म। इस तरह की चीज़ें। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप यूज़ करते हैं, तो फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है वेट लॉस करना। तो बिल्कुल सही। आपने क्या करना है, वो आपने चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो पाती। हाँ, आपने सैचुरेटेड फैट है इसको अवॉइड करना है। हम्म। तो इस तरह की चीज़ें आप अवॉइड करेंगे तो आप, और अगर आप ये सब चीज़ें खाते रहते हो, जिम में 3 घंटे भी गुजारते हैं, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाला, कोई फ़ायदा नहीं कोई है। फ़ायदा नहीं है। व्यूअर्स देख लिया आपने, फैज़ान साहब ने तो बता दिया कि कुछ भी नहीं होने वाला अगर आपने जंक फूड्स नहीं छोड़े। लेकिन जंक फूड हफ्ते में एक दफ़ा चीट डे खा सकते हैं? लेकिन डिपेंड ऑन कंडीशन, आपका गोल क्या है। गोल क्या है? अगर आपका गोल, आप कहते हैं कि मुझे महीने में ऐसा होना है, 2 हम्म। महीने में ऐसा होना है, 3 हम्म। महीने में ऐसा होना है, ठीक है, हम्म। आपका ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है। आप कहते हो मुझे कोई जल्दी नहीं है, 6 महीने में हो, साल में हो, फिर तो हफ्ते में चल जाएगा। अब आपको होना ही 2 महीने में अच्छा है, तो फिर तो हफ्ते में भी अलाउ नहीं होगा ना, हफ्ते में भी अलाउ नहीं होगा। बिल्कुल क्योंकि सही बात है। आपका टारगेट कम होगा, तो उसमें फिर अलाउ नहीं कर सकेंगे। अच्छा, जो आपका सर्टिफिकेट का जो कोर्स कराते हैं वो होता है एज ए जिम ट्रेनर। व्हाट डू यू से अबाउट द लाइक एज द डाइट प्लानर? उसके लिए क्या कोई अलग कोर्स होता है, या वो डाइजेस्ट से रिलेट करता है, या उसमें किसी डॉक्टर की राय चाहिए होती है? देखिए, जो डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट के कोर्स अलग होते हैं। वो जो हमारा कोर्स होता है, हमने सिर्फ ये बताना होता है कि बॉडी टाइप जज करनी है, पहला काम। सेकंड काम हमारा ये है कि उसकी बॉडी टाइप और उसके गोल के हिसाब से उसको एक्सरसाइज करवाना है, और उसको इनिशियल बेसिक चीज़ें बतानी है कि तुमने ये खाना है, ये नहीं खाना है। जो एक्सट्रीम लेवल होता है, तो उसके लिए फिर आपको न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, न्यूट्रिशनिस्ट का किरदार जो हकीकतन होता है ना, वो होता है स्पेशल पेशेंट के साथ। जैसे कोई कार्डिक पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, या इस तरह के स्ट्रोक के कोई पेशेंट है, इस तरह में उनका जो किरदार है न्यूट्रिशनिस्ट का, वो ज़्यादा है कंपैरेटिवली बॉडी बिल्डिंग के अंदर। बॉडी बिल्डिंग तो सीधी सीधी सी है, आपने फैट छोड़ देना है, आपने प्रोटीन ज़्यादा खाना है, कार्बोहाइड्रेट कम खाना है, आपने ट्रेनिंग करनी है, रेस्ट करना है, ये सीधी सीधी है। इसमें इतनी साइंस नहीं जितना हम लोग को उलझा दिया गया है। बिल्कुल सही है। जो न्यूट्रिशनिस्ट का किरदार है, वो बीमारियों के अंदर है, बिल्कुल सही है। क्योंकि बीमारियों में इंसान को एक बेड से उठा के खड़ा करना है, खड़ा वो करना। ज़्यादा मुश्किल काम है, तो उसके उनका किरदार ज़्यादा होता है। हमारा किरदार जिम तक होता है, उनका किरदार बहुत जगह, हर जगह है, जिम में भी है, घर में भी है, हॉस्पिटल के अंदर भी है। यानी कि जो न्यूट्रिशन होते हैं, जो डाइट प्लान बना रहे होते हैं, वो जस्ट फॉर द पेशेंट्स होते हैं, और उसमें ज़्यादातर लाइक एज द डायबिटीज़ के पेशेंट हो गए, हार्ट के पेशेंट हो गए, या कुछ ऐसे जिनके मसल डैमेज होते हैं,
या कोई बोन्स डैमेज के पेशेंट होते हैं उनको भी, या कोई उनको फालिज ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई इस तरह के पेशेंट्स होते हैं उनको भी फिर एक्सरसाइज कराई जाती है जिम के अंदर। जी बिल्कुल। तो उसमें ट्रेनर का अपना पार्ट होता है, जो ट्रेनर होता है वो जो है न्यूट्रिशन का काम नहीं कर सकता। आई एम राइट एज ए एजुकेटेड? एजुकेटेड भी हुआ, देखें अगर इसमें शॉर्ट कोर्सेज भी होते हैं न्यूट्रिशन के ना, अगर उसने वो करे हैं, ठीक है, अगर उसने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया है तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। अगर उसने कोई शॉर्ट कोर्सेज भी न्यूट्रिशन का किया हुआ है ना, कोई शॉर्ट वर्कशॉप करे हुए, न्यूट्रिशन कोर्सेज करे हुए, तो फिर भी उनको हाईलाइट कर लेगा वो डाइट को। लेकिन अगर उसने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया हुआ तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल सही है। तो उनके लिए जो वो पेशेंट्स से रिलेटेड अगर हम बात करें, अगर वो आप तक अप्रोच करते हैं ऐसे पेशेंट्स, जो कि बहुत सारे ऐसे एज वाइज 60+ में मिलते हैं, तो वो आप तक अप्रोच कर सकते हैं, आप उनको न्यूट्रिशन प्लस एक्सरसाइज दोनों गाइडेंस दे सकते हैं। देखें इस तरह के कोई पेशेंट या इस तरह के कोई हमारे क्लाइंट आते हैं ना, तो हम उनको इंतहाई डिस्काउंट देते हैं, एक्सट्रीम डिस्काउंट देते हैं कि आप शुरू तो करें, क्योंकि आपका मकसद बॉडी बिल्डर नहीं बनना है। बिल्कुल सही। आपका मकसद फिजिकल अपने पाँव फिटनेस पे नहीं खड़ा है, होना है। आपने अब बीमारी से निकल के बाहर आना है। बिल्कुल सही है। तो उसमें हमारा जितना किरदार हो सकेगा हम अदा करेंगे उसके अंदर। सही। लेकिन एक हाथ आपका होगा, एक हाथ हमारा होगा। सही बात है। कोशिश उनने करनी है, हाँ, स्ट्रगल तो उनने करनी उसमें है। हम काफ़ी डिस्काउंट देते हैं उनको, और हमारी कोशिश होती है कि वो करें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो इस हवाले से जो है, जो न्यूट्रिशन के हवाले से आपका कोई कोर्स करने का इरादा है? मैंने स्पेसिफिक न्यूट्रिशन ICSE का एक किया था, वो शॉर्ट कोर्स था, तो वो मैंने किया था। उसमें कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया था उन्होंने, बेसिक। तो बाकी आगे मेरा इरादा कुछ है भी नहीं भी, क्योंकि देखिए हमारी जो फील्ड है वो अलग है। जैसे मेडिकल फील्ड होती है ना, आई डिपार्ट अलग है, हार्ट डिपार्ट अलग है, किडनी डिपार्ट अलग है। तो हमारी जो बॉडी बिल्डिंग फील्ड है उसकी फील्ड अलग है, हमें ट्रेनिंग में आगे जाना है, उसके कोर्सेज करने हैं हमने। हमारा जो डाइट का मामला है वो बड़ा एक सिमटा हुआ है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि हम न्यूट्रिशन के लिए भी जो है कोर्सेज, शॉर्ट कोर्सेज करने चाहिए और वो हेल्पफुल हो जाता है। हाँ, वो मैंने 1-2 कोर्स करे, और मैंने एक कोर्स वो भी किया है कि जो एशियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन से एफिलेटेड है, वहाँ का भी एक मेरे पास एक उनके लेटर हेड पे सर्टिफिकेट है मेरे पास, जिसके अंदर उन्होंने खुद वो उसको मतलब कह लें कि स्टैंप लगा के दी हुई है उसके ऊपर कि ये ट्रेनिंग करवा सकता है, ये ट्रेनिंग करवा सकता है, और वो सर्टिफिकेट पूरी दुनिया में चलता है। चलो माशाल्लाह, गुड। ऐसे कितने आपके ख्याल में ट्रेनर्स होंगे जो ये ट्रेनिंग करवा सकते हैं और ये कर सकते हैं? देखिए मसला ये है, परसेंटेज आपने बताई थी। देखिए अगर 100% की बात करें तो मैंने बोला 2%, मैं उंगलियों में गिन लूँगा उनको। अच्छा, हाँ, इतने लोग कम हैं। सही है। अगर बात करें 100% तो उंगलियों में गिन लूँगा मैं, इतने कम लोग हैं। ठीक है, अच्छा वो बेचारे लोग सबको नहीं करवा सकते। अच्छा वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोग मजीद सीखें, वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं मजीद लोग सीखें। लेकिन आपने अभी थोड़ी देर पहले जो है एक चीज़ बताई थी कि अगर कोई सर्टिफाइड होगा तो डेफिनेटली उसके चार्जेस भी ज़्यादा होंगे। आई एम राइट? जब हमारे पास बॉडी बिल्डिंग का एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा इदारा मैं उसको कहूँ कि जिसमें ज़्यादातर गरीब तबका है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, और उनके पास पैसे नहीं है, सही, लेकिन उन्हें बॉडी बिल्डिंग भी करनी है, और बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा महंगा शौक़ है कि उसके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है, डाइट्स के लिहाज से और बाकी चीज़ों के लिहाज से। वो अगर अपने ऐसे महंगे ट्रेनर के पास आएगा, सर्टिफाइड ट्रेनर के लिए, और जो फीस उससे ज़्यादा लेगा, तो इसका मतलब वो तो बेचारा महरूम रह गया। वो तो फिर बोलेगा कि मुझे वो वाला जो है वो सही था ट्रेनर। जी, लेकिन मैं एक बात यहाँ कहूँगा कि अच्छा हम क्या करते हैं, हम इतनी फ़ीस चार्ज नहीं करते, और हम लोगों को भी, हमारे भी जो स्टूडेंट निकले हैं उन्होंने अपने जिम बनाए हैं या मुख्तलिफ जिम में ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो वो लोग भी फीस कम लेते हैं, इतनी नहीं लेते, और हम लोग भी इतनी फ़ीस नहीं चार्ज करते, और ना करनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ ये कहूँगा कि सेहत के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें आप। अगर आप थोड़ा भी डाइट में अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर आप, मैं कहता हूँ कि आप बॉडी बिल्डिंग ना करें, आप फिजिकल फिटनेस ज़रूर करें, आप बॉडी बिल्डिंग की तरफ ना आएँ। क्योंकि बात ये है कि अगर आप कम पैसों में बॉडी बनाने की तरफ जाएंगे तो उसमें आप नुकसान की तरफ जाएंगे, क्योंकि आपको गलत ट्रेनर मिलेगा। आपको 200, 500 में, 300 में तो आपको गलत ट्रेनर मिलेगा, वो गलत गाइड करेगा। तो बेहतर ये है कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप बॉडी बिल्डिंग की तरफ ना आएँ, क्योंकि हमारी पाकिस्तानी इकोनॉमी इतनी मजबूत नहीं है कि हम अंग्रेज़ों का मुकाबला कर सकें उस हद तक। तो हमें चाहिए हम फिजिकल फिटनेस को फ़रोग़ दें, हम बीमारियों से दूर रहें। मैं इसमें फैज़ान भाई ये आपसे जानना चाहूँगा रिगार्डिंग द नेचुरल डाइट एंड व्हाट अबाउट लाइक एज द ऑन द जो हमारी केमिकल डाइट और उसमें प्रोटीन डाइट और बाकी चीज़ों में, लेकिन आफ्टर द ब्रेक। मैं ब्रेक की आपसे इजाज़त चाहूँगा, और थोड़ी देर के बाद, ब्रेक के बाद वापस आके इस बारे में जानेंगे कि व्हाट डू यू से एंड व्हाट आर योर कमेंट्स ऑन दैट।
व्यूअर्स मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। चलते हैं हम अपने सेलिब्रिटी गेस्ट फैज़ान ज़हूर साहब के पास। जी फैज़ान भाई, तो हम अब वहाँ से वापस हम कंटिन्यू करते हैं जो मैं क्वेश्चन आपके पास रेज करके गया हूँ। जी, ये आपने आर्टिफिशियल चीज़ों के बारे में, नेचुरल डाइट के बारे में बात की। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, अगर आपका मैंने यहाँ तक सुना है कि जी जो सीनियर बॉडी बिल्डर्स हैं कि यार नेचुरल डाइट से तो बॉडी नहीं बन सकती। आई एम राइट? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखें, बॉडी कैसे बनती है। बॉडी बनती है, आपने जिम में जाके मसल ब्रेक डाउन करना है। अब मसल्स को जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उनको ब्रेक करना है, ठीक है। अच्छा, वो फिर 45 मिनट्स के अंदर अंदर उसकी प्रोटीन डाइट करनी होती है ट्रेनिंग के बाद। जैसे आप फर्स्ट करें 9 PM आपकी ट्रेनिंग खत्म हुई है, 9:45 के अंदर आपने अपनी प्रोटीन डाइट करनी है। सही है। उसके कुछ देर बाद आपने रेस्ट करना है, एक अच्छी टेंशन फ्री नींद पूरी करनी है आपने। इससे आपका मसल रिपेयर होगा। मिसाल के तौर पे 1 mm का आपका मसल है, तो ये रिपेयर होके बढ़ेगा तो वो 1.5 mm का होगा। सिर्फ जुड़ेगा नहीं, मोटा होके बढ़ेगा। इस तरह मसल बढ़ता है। एक तो ये साइंस है, ठीक है। अच्छा, अगर आप डाइट नहीं कर सकते, प्रोटीन डाइट एक्सरसाइज के बाद मसल नहीं बढ़ेगा। रेस्ट नहीं कर सकते, मसल बढ़ने मुश्किल होगी, ठीक है। अच्छा, रेस्ट बहुत अच्छा है, डाइट नहीं है तो बढ़ेगा ही नहीं। अच्छा, तो ये तीनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल सही। डाइट भी हो, ट्रेनिंग भी हो, रेस्ट भी हो, मसल ब्रेक डाउन भी हो। अच्छा, डाइट हो रही है, रेस्ट हो रहा है, लेकिन मसल ब्रेक डाउन नहीं हो रहा जिम में, तो भी मसल नहीं बढ़ेगा। हम क्या करते हैं, हमने मसल ब्रेक डाउन जिम में नहीं किया, डाइट के रेस्ट किया, मसल नहीं बढ़ रहा। हम गए उस्ताद के पास, उस्ताद मसल नहीं बढ़ रहा है। उस्ताद ने हमें क्या किया कि बेटा आपको स्टेरॉइड की ज़रूरत है, अब आप स्टेरॉइड लोगे तो मसल बढ़ेगा। अब क्या हो रहा है, स्टेरॉइड ले रहे तो भी मसल नहीं बढ़ रहा, स्टेरॉइड पे ओवरडोज ले रहे। उस ओवरडोज के बाद क्या हो रहा है, सप्लीमेंट ले रहे, चीज़ें ले रहे, करते करते बंदे के अंदर किडनी लिवर पे इफेक्ट आ रहा है और वो खत्म, डार्क साइड बॉडी बिल्डिंग की तरफ जा रहा है। लोग क्या कह रहे हैं कि स्टेरॉइड ने इसकी जान ले ली होगी, स्टेरॉइड ने जान ली होगी, उस्ताद ने जान, लेकिन असल उसकी जान किस चीज़ ने ली, गलत नॉलेज ने। गलत नॉलेज, क्योंकि पहला काम ही उसने नहीं करा, उसके बाद गलती पे गलती। वो कहते हैं ना, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो एक ठीक काम ठीक नहीं किया, उसको छुपाने के लिए उसने 100 गलत काम करे। तो राइट नॉलेज होगी आपको तो आपका काम होगा। अच्छा, सेकंड चीज़ ये है कि आपने टारगेट बनाया एक ऐसे शख्स को जो अमेरिका का एक बड़ा प्रो बॉडी बिल्डर है, बहुत ही प्रोफेशनल एथलीट है, जिसने 20 साल में बॉडी बनाई है। आप कह रहे हो 2 साल में मुझे ऐसी बॉडी बनानी है, ऑर्नल्ड की तस्वीर लगा दी तो कि हमें तो ये जिम में बनना है। जैसे तस्वीरें लगी होती हैं, अक्सर आपने देखी होंगी, जी। तो लोग कहते हैं हमने ऐसी बॉडी बनानी है। तो उसके लिए फिर अगर उन्होंने स्टेरॉइड ली तो आपको भी लेनी पड़ेगी। अब उन अंग्रेजों ने तो कहा नहीं है कि आप स्टेरॉइड लो, ना उस उस्ताद ने कहा है, आप खुद जा रहे हो ना उसके पास। अच्छा, उस्ताद को चाहिए समझाना कि भाई आप ये चीज़ नहीं करो, ठीक है। कुछ कहते समझाने में कामयाब हो जाते हैं, और कुछ जो है वो नहीं कामयाब होते तो वो देते हैं। अब देना गलत है या नहीं है वो तो एक अलग टॉपिक है, उसमें हम वो तो एक बात लंबी हो जाएगी। अभी हम यहाँ रहेंगे कि देखें, मसल ब्रेकडाउन जिम में जाके करना है, रेस्ट करना है, डाइट करनी है, आपका मसल बिल्ड होगा। और आप कुछ भी कर लें, अगर आप न्यू बॉडी बिल्डर हैं, आपने एक्सरसाइज करते हुए आपको 6 महीने हुए हैं, तो स्टेरॉइड लेके भी आपकी बॉडी जल्दी नहीं बनेगी। अपना इसमें जो है फैज़ान भी हम बात कर रहे हैं कि अगर मसल को गेन करने के लिए, जी, अगर हम ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं तो उसमें क्या करना पड़ेगा? आपको वही बता रहा हूँ कि आपको ट्रेनिंग, डाइट और रेस्ट 3 चीज़ें करनी है। आप किसी सप्लीमेंट, किसी आर्टिफिशियल की चीज़ की चाहे हम जरूरत बिल्ड नहीं करनी है, चाहे डिक्रीज करनी है या इंक्रीज करनी है। दोनों चीज़ों में अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं और अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, फैट लॉस भी आसानी से नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। और अगर आप मसल गेन कर रहे हैं तो उसमें भी दोनों चीज़ों में सेम चीज़ें अप्लाई होती हैं। थोड़ा सा केले के 75-100 ऐसे 25% का सिर्फ फ़र्क आता है, डाइट में ज़्यादा फर्क नहीं आता है मसल बिल्डिंग या लीन करने के अंदर। आपके ख्याल में डाइट, एक्सरसाइज और रेस्ट 3 चीज़ें मेन है, ठीक है। अगर रेस्ट सही हो रहा है, रेस्ट इज़ नेसेसरी, आपके ख्याल में किसकी परसेंटेज ज़्यादा होनी चाहिए? इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज तो पहले काम की होनी चाहिए ना, जिम में मसल ब्रेकडाउन की। वो नहीं होगा तो दोनों काम का फ़ायदा नहीं होगा। यानी कि एक्सरसाइज नेसेसरी है। एक्सरसाइज प्रॉपर होगी तो फिर डाइट का काम होगा, तो फिर रेस्ट का काम होगा ना, पहले ही काम सही नहीं अक्सर स्टूडेंट्स का ये कहना होता है कि जब हम जिम में एक्सरसाइज करते हैं तो फिर हमें भूख लगती है, हमारी भूख खुल जाती है, और भूख खुल जाती है तो जब हम जाते हैं तो हम फिर 2-3 रोटियों की जगह 4-5 रोटियां फोड़ लेते हैं। वो तो कर लिया उन्होंने, लेकिन उसमें जब वो उस्ताद को आके बताते हैं तो उस्ताद उनका कह रहा होता है कि हाँ ठीक है, अब तुम्हारी भूख खुली है ना, अच्छा है, खाओ खाओ। ये क्या? देखिए, कहीं पर जो ट्रेनर है वो कह रहा होता है कि नहीं खाओ, कहीं कह रहा है कि नहीं खाओ, अच्छा तुम्हारी भूख खुल गई है।
दो चीज़ें हैं, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है। माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या है? एक्सरसाइज बॉडी, अगर आप मसल बिल्डिंग कर रहे हैं एक्सरसाइज से पहले आपको फ्रूट खाने हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट में सिंपल फ्रूट आसान समझ लें कि फ्रूट खाने हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये 3 चीज़ें मिला के डाइट करनी है आपने, ठीक है। सही। रोटी खाने से मसल नहीं बिल्ड होने वाला, तो प्रोटीन के लिए प्रोटीन खाना पड़ेगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि रोटी खा के भी बॉडी बढ़ती है, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनकी बॉडी बढ़ती है, तो वो अंडर 22 एज से बढ़ती है। 22 साल के अंदर आपकी बॉडी इंक्रीज हो सकती है, बढ़ सकती है। अब आप 40 साल के बंदे को बोलें कि यार इसको मैंने इसके 6 एब्स और बड़ी अच्छी बॉडी बनानी है और जल्दी से बनानी है, तो उसको आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ जाना पड़ेगा। अब तो उसे क्योंकि उसका नेचुरल प्रोसेस रुक चुका है, खत्म हो चुका है उसका, खत्म हो चुका है। क्योंकि उसकी एक एज लिमिट है जो नेचुरल है, गॉड गिफ्टेड है कि वो 16 टू 25 तक है, 22 तक है, 22 तक है। बेसिकली 22 तक आपकी 22 के बाद ना हाइट बढ़ती है ना बॉडी बढ़ती है। अब आप अपने पास साथ जैसा लेके वो डेवलपमेंट स्टॉप हो जाती है, स्टॉप है, नेचुरल डेवलपमेंट स्टॉप है। नेचुरल डेवलपमेंट उसी को आगे आगे कंटिन्यू अगर आपने चलाना है, सस्टेन करना है या इंक्रीज करना है, वो आपके हाथ में। उसके बाद अगर उसमें फिर वो उसको डेफिनेटली, अगर एज उसकी ज़्यादा हो रही, 30+ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, अब वो अपनी बॉडी को अगर गेन करना चाह रहा है या ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा है, तो डेफिनेटली वही आपकी वाली बात आ गई कि उसको प्रोटीन के ऊपर आना पड़ेगा। देखें, अब उसका गोल क्या है? अगर उसका गोल 40 साल में 25 साल वाला है ना, हाँ, तो आर्टिफिशियल चीज़ की तरफ जाना पड़ेगा। अब उसे चाहिए कि वो अपना गोल ही ऐसा ना रखे ना, गोल ऐसा ना रखे, गोल को चेंज करें, गोल चेंज करे। उसका गोल इस एज में फिजिकल फिटनेस होना चाहिए, नॉट ऑन द बॉडी, नॉट द बॉडी। अच्छा, फिजिकल फिटनेस में आप क्या कहते हैं? 6 पैक्स वगैरह बनाना या मसल को छोटा रखना, क्या ये उसमें फिटनेस में नहीं आता? फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग में फ़र्क क्या है जी? जो मसल ब्रेक डाउन है ये बॉडी बिल्डिंग है, ओके, और इसके बाद डाइट भी जरूरी, रेस्ट भी जरूरी है। फिजिकल फिटनेस में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। फिजिकल फिटनेस अगर आपने 12 रैप में आपका मसल ब्रेक डाउन होना है, आपने 10 रैप करने हैं। आपने मसल को तोड़ना नहीं है, थकाना नहीं है, आपने सिर्फ अपना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अच्छा करना है, ब्लड मसल में पहुंचाना है, बस। अब आपको डाइट की जरूरत नहीं है, आप घर का खाना खाएं टेंशन फ्री होके। ओके, उसमें क्या होगा कि जैसे थे आप वैसे ही रहेंगे? आप जैसे थे वैसे ही रहेंगे, मोटे हैं मोटे रहेंगे, दुबले हैं दुबले रहेंगे, लेकिन आप बीमार नहीं होंगे। बीमार नहीं होंगे, स्टेमिना आपका इंक्रीज हो गया, स्टेमिना इंक्रीज हो, और आपने अपनी एक फिजिकल एक्टिविटी जो है वो आपने रखी हुई है, डेवलप करिए, उससे मेंटेन रखिए, उससे आप बीमार नहीं होंगे, बीमार नहीं होंगे, बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। बॉडी बिल्डिंग के अंदर व्यूअर्स को आप कोई ऐसा मैसेज दें, कोई ऐसी चीज़ गाइड करें कि जिन्हें जिम के लिए टाइम नहीं मिलता, तो वो फिर क्या करें? देखिए, जिन्हें जिम के लिए टाइम नहीं मिलता तो वो पहला काम तो ये करें, अपने खाने पीने में जो बाहर की चीज़ें उनको अवॉइड करें, घर का खाना खाएं। पहली चीज़ तो ये करें। दूसरी, एटलीस्ट वॉक तो करें, वॉक के लिए सब टाइम निकाल सकते हैं। थर्ड चीज़ ये है, जो मेन चीज़ है वो रेस्ट। आप अपनी नींद का टाइम ठीक करें। जो असल सोने का टाइम है वो रात का है, 10-11 बजे के बाद से सुबह फजर तक। अगर ये टाइम आपका सोने का नहीं है तो मुश्किल हो जाएगी थोड़ी सी। आपका खाना आपके हाथ में है, आपका सोना आपके हाथ में है, और वॉक आपके हाथ में है। एटलीस्ट ये 3 चीज़ें करें, और कोशिश करें जहाँ आप दिन भर में इतनी चीज़ों के लिए टाइम निकालते हैं तो एटलीस्ट आधा पौन घंटा अपनी सेहत के लिए निकालें। नहीं तो एक वक्त ऐसा भी आता है कि डॉक्टर आपको कहता है कि एक्सरसाइज करो, फिर आप मजबूरी में एक्सरसाइज करते हैं। तो जो काम बाद में अपने मजबूरी में करना है वो काम आप आज से खुशी से करें। और एक्सरसाइज की कोई एज लिमिट नहीं है। नई रिसर्च ये आई है कि 4 साल का बच्चा भी एक्सरसाइज कर सकता है। अब डिपेंड ये करता है कि 4 साल के बच्चे की सेहत अलग है और 40 साल के बंदे की सेहत अलग है। तो इसको देखना है कि कौन कौन सी किसने एक्सरसाइज करनी है, कौन सी डाइट किसने करनी है। लेकिन एटलीस्ट जिन चीज़ों के लिए हम टाइम निकाल सकते हैं फिजिकल एक्टिविटी के लिए, वो लाजमी निकालें हम। फैज़ान भाई, जिम के लिए कोई एज लिमिट होती है? स्टार्टिंग या एंड बोल रहे हैं आप? दोनों के लिहाज से। देखें, स्टार्टिंग अगर मैं वही बात करूंगा, फिजिकल फिटनेस की बात क्योंकि करें, अभी आपने 4 साल की एज बोली कि वो स्पोर्ट्स के अंदर या बाकी एक्टिविटीज़ में आ सकता है, बट व्हाट विल बी अबाउट दैट कि अगर जिम के लिए क्या उसकी क्या एज होनी चाहिए? देखें, जो जिम है ये मदर ऑफ ऑल गेम्स है। मदर ऑफ ऑल गेम्स है? ऑल तमाम गेम्स, मदर ऑफ ऑल गेम्स है जी। अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, क्रिकेट खेलें, टेबल टेनिस खेलें, ताइक्वांडो करें, आप किक बॉक्सिंग करें, वो सारी इसमें मर्ज हैं, तो उसको जिम में आना पड़ेगा। ओके, वो चाहे स्नूकर भी, उसको जिम में आना पड़ेगा। जब भी उसकी कमर, उसके पैर, उसके हाथ पैर सही मोबिलिटी ठीक रहेगी उसकी, ओके, उसको जिम लाजमी आना पड़ेगा। सही। अच्छा, 4 साल का बच्चा कौन सी एक्सरसाइज करेगा? 4 साल का बच्चा ताइक्वांडो कर सकता है, कung fu कर सकता है, फिजिकल एक्टिविटी कर सकता है, वेट की तरफ नहीं आ सकता, वेट की मसल बिल्डिंग की तरफ नहीं आ सकता। उसके लिए क्या एज स्टार्ट होनी चाहिए? उसके लिए मिनिमम 15 साल होती है एज। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि 8-10 साल के बच्चे जो है वो जिम के शौकीन होते हैं, जा रहे होते हैं, उनके लिए आप कोई मैसेज? देखिए, उनकी नेचुरल ग्रोथ रुकने के चांसेस होते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा रुक जाते हैं, लेकिन उनकी जो नेचुरल ग्रोथ होती है वो रुक जाती है।
तो कम से कम 15 साल की उम्र में लड़का हो या लड़की 15 साल के बाद जिम ज्वाइन करें, तो यही एक उम्र होती है जिसमें बॉडी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इससे पहले भी ना जाएं और इसको लेट भी ना करें आप, और इसमें एक्सट्रीम लेवल की एक्सरसाइज ना करें क्योंकि आपकी बॉडी इसमें नेचुरली ग्रो हो रही होती है। माशाल्लाह, बहुत प्यारा मैसेज। व्यूअर्स, आज का जो हमारा एपिसोड था उसमें बहुत चीज़ें हमने लर्न की। फैज़ान भाई से बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत नॉलेज में इजाफा हुआ। लास्ट में फैज़ान भाई से कोई मैसेज हम ज़रूर लेना चाहेंगे व्यूअर्स के लिए। लास्ट में कोई मैसेज आपका? मैसेज यही है कि आर्टिफिशियल चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि आजकल हम केमिकल से घिरे हुए हैं। हमारे शैम्पू में केमिकल है, हमारे साबुन में केमिकल है, हमारी क्रीम में केमिकल है, हमारे फूड में केमिकल है। तो जितना हो सके हम केमिकल वाली चीज़ों से दूर रहें। ऑर्गेनिक आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ हम ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करें, आर्टिफिशियल चीज़ें अवॉइड करें, और कुछ वक्त एक्सरसाइज के लिए निकालें और अपने सेहत के लिए ज़रूर निकालें। थैंक यू सो मच फैज़ान भाई, आपका तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत प्यारे मैसेजेस दिए व्यूअर्स को। वी ऑल आर थैंक्सफुल टू यू फॉर दिस। तो सी यू इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही दोबारा मुलाकात होगी। व्यूअर्स इजाज़त चाहेंगे, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह सी टू ऑल ऑफ़ यू अगेन। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।